कल हम लोग जो है यूरोप पढ़े थे, ठीक है ना। और यूरोप को आज रिवाइज कर ले रहे हैं कि यूरोप में क्या क्या है, ठीक है ना। देखिए, यूरोप को हमने बताया था कल कि प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। मतलब कई सारे यहाँ प्रायद्वीप पाए जाते हैं। प्रायद्वीप का मतलब क्या? पेनिनसुला, ठीक है ना। क्लियर? इसमें यहाँ देख लीजिए, तो शुरुआत अगर करें तो यहाँ हमने बताया था कि यूरोप एशिया से लगा हुआ है और इनमें विभाजन के लिए कुछ प्राकृतिक सीमाएं हैं, ठीक है ना। जैसे इसको हम लोग अगर देखेंगे तो ये यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत यूरोप को एशिया से अलग करा है। इधर क्या है? एशिया है। इधर क्या है? यूरोप है। तो ये यूराल पर्वत है। उसके बाद हमने बताया था कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर के बाद ये जो है ये काकेशस है। ये काकेशस पर्वत है, ठीक। और उसके बाद हमारा काला सागर है। मतलब ये चार प्राकृतिक सीमाएं हैं। हमने फिर आपको बताया था क्या कि कैस्पियन सागर जो है 5 देशों से जुड़ा हुआ है। 5 देशों की बात अगर कर लें तो 5 देशों में 5 देश कौन कौन से हैं? एक है हमारा कौन? एक है तुर्कमेनिस्तान, ठीक है ना। एक है अजरबैजान। एक है हमारा कौन? ईरान। एक है रशिया और एक है कजाकिस्तान, ठीक है ना। इतना हमने आप लोगों को बताया था कल। ठीक। उसके बाद आ जाइए। उसके बाद अगर देखें काला सागर। काला सागर की अगर बात कर लें तो काला सागर से किन किन देशों की बाउंड्री लगती है? कल मैंने बताया था कितने देश? 6 देश। कौन कौन से 6 देश हैं? एक है हमारा कौन सा? टर्की। एक है हमारा जॉर्जिया। एक है हमारा रशिया, ठीक है ना। रशिया के बाद हमारा आता है यूक्रेन। यूक्रेन के बाद हमारा रोमानिया और रोमानिया के बाद हमारा बुल्गारिया, ठीक है ना। क्लियर? तो मतलब ये 6 देश हैं जो सीमा बनाते हैं किससे? काला सागर से। इसको याद करने का हमने बताया था टर्किश बर्गर, ठीक है ना। क्लियर? उसे याद कर लीजिए। काकेशस राज्य जो है ये काकेशस पर्वत 3 राज्यों से यानी 3 देशों से होकर के गुजर रहे हैं। स्टेट्स पूछा जाता है, ठीक है ना। इसमें है जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान, ठीक है ना। क्लियर? ये ध्यान में रखिएगा। तो ये हमारे काकेशस स्टेट्स कहलाते हैं, ठीक। कुछ एब्रिविएशंस और मैंने बताई थी आप लोगों को। यूरेशिया। यूरेशिया का मतलब क्या? यूरोप प्लस एशिया। उसके बाद बाल्कन स्टेट्स। बाल्कन स्टेट्स की बात अगर कर दें तो इसमें बल्गारिया, सर्बिया, मॉन्टीनेग्रो, रोमानिया, अल्बानिया, ठीक है ना, और ग्रीस है। इनको हम लोग कहते हैं बाल्टिक नेशंस। जैसे ये वाले जो आपको दिख रहे हैं, ठीक है ना। जैसे आपका मॉन्टीनेग्रो है, सर्बिया है, अल्बानिया है, ग्रीस है, ठीक है ना, रोमानिया है, ठीक। तो ये सब आपके क्या हैं? ये सब आपके बाल्टिक नेशंस, सॉरी बाल्कन नेशंस है। बाल्कन कंट्रीज कहलाते हैं, ठीक है ना। फिर हमने बताया था बाल्टिक नेशंस। बाल्टिक नेशंस हमने बताया था जहां बाल्टिक सागर है, ठीक है ना। जहां बाल्टिक सागर है उनके आसपास के देशों को बाल्टिक नेशंस कहते हैं। इनकी संख्या 3 है, ठीक है ना। एक हमारा कौन है? एक हमारा है एस्टोनिया, एक हमारा है लाटविया और एक हमारा कौन है? लिथुआनिया। क्योंकि बाल्टिक सागर उसके किनारे है, ठीक है ना। बाल्टिक सागर के किनारे बसे हैं, इस वजह से ये बाल्टिक नेशंस कहलाते हैं, ठीक है ना। एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ठीक। उसके बाद बात कर लें, हमने यहां बताया था कि यहां 3 खाड़ियां हैं। कौन कौन सी खाड़ी है? एक बोथनिया की खाड़ी है। बोथनिया की खाड़ी पूछा जाएगा कि बोथनिया की खाड़ी किन 2 देशों के मध्य है, ठीक है ना। क्लियर? तो आप बताओगे स्वीडन और फिनलैंड के मध्य है। आपको मैप याद होना चाहिए। मैप याद है, लोकेशंस याद है, सारे प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे। रट करके आप नहीं याद कर पाओगे कि भाई बताओ बोथनिया की खाड़ी कहां है, किन 2 देशों के मध्य है, ठीक है ना। वो आपको मैप में ही बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां बोथनिया की खाड़ी है स्वीडन और फिनलैंड।
फिर आपको दिख रहा है फिनलैंड की खाड़ी। फिनलैंड की खाड़ी जो है वो फिनलैंड और एस्टोनिया के मध्य है, फिनलैंड और एस्टोनिया के मध्य है। और फिर यहां आपको दिख रहा है एक खाड़ी जिसको कहते हैं रीगा की खाड़ी, इसको कहा जा रहा है रीगा की खाड़ी, ठीक है ना। और ये रीगा की खाड़ी कहां है? एस्टोनिया और लाटविया के मध्य है, क्योंकि लाटविया की राजधानी क्या है? रीगा, ठीक है ना। उसी के नाम पे ये रीगा की खाड़ी है, क्योंकि रीगा के फ्रंट पर, ठीक है ना। क्लियर। इन तीनों को हम लोग बाल्टिक नेशंस कह रहे हैं, क्योंकि बाल्टिक सागर है यहां, ठीक है ना। इन तीनों की राजधानी भी पूछी जाती है। एस्टोनिया की राजधानी क्या है? तल्लीन, ठीक है ना। लाटविया की राजधानी रीगा, और लिथुआनिया की राजधानी कौन है? विल्नियस, ठीक है ना। क्लियर, ये मैंने इतना बताया था। आगे आते हैं। आगे हमने बताया था कि इटली जो है ये एक पेनिनसुला पर है, उस पेनिनसुला को क्या कहते हैं? एपीनाइन, एपीनाइन पेनिनसुला, ठीक है ना। इटली में दो देश और हैं, एक है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी जो है ये वर्ल्ड की सबसे छोटी जनसंख्या में और क्षेत्रफल दोनों में सबसे छोटी देश है, ठीक है ना। क्लियर, समझ में आया? आप बताओ भाई, वेटिकन सिटी जो है, वेटिकन सिटी के बारे में मैंने क्या बताया है, बताइए। वेटिकन सिटी के बारे में मैंने क्या अभी बताया है? वेटिकन सिटी किस कंट्री में है? थोड़ा कंसंट्रेट यहां भी करिए, ठीक है ना। चलिए, हमने ये बताया कि इटली के अंदर एक देश है जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं? वेटिकन सिटी कह रहे हैं, ठीक है ना। ये एक देश है, ये ध्यान में रखिएगा, सिटी नाम है लेकिन है देश। और ये विश्व का सबसे छोटा देश है, चाहे ये जनसंख्या में कह लीजिए, चाहे ये क्षेत्रफल में कह लीजिए, ठीक है ना। क्लियर। तो दोनों में वेटिकन सिटी सबसे छोटा है, ठीक है ना। इसके अलावा आइए, इसके अलावा यहां सैन मरीनो एक देश है, ठीक है ना। सैन मरीनो ये भी एक देश है, ये ध्यान में रखिएगा। तो इटली के अंदर ही दो देश हैं, ठीक है ना। क्लियर। इटली जो है तीन तरफ से सागर से घिरा हुआ है। एक सागर इधर एड्रियाटिक सागर है, इधर कैरिबियन सागर है, और इधर जो है इयोनियन सागर है। कौन सागर है? इयोनियन सागर है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर। इटली में एक द्वीप है जिसको हम लोग कहते हैं सिसिली आइलैंड, सिसिली द्वीप, ठीक है ना। ये एक ज्वालामुखी द्वीप है, ठीक है ना। और यहां एक आपका ज्वालामुखी है जिसको हम लोग माउंट एटना कहते हैं। क्या कहते हैं? माउंट एटना, ठीक है ना। एक और ज्वालामुखी है, वो हमारा नेपल्स द्वीप पर है, नेपल्स एक जगह है, ये भी ज्वालामुखी विस्तार यहां पाया जाता है, एक्सटेंशंस पाए जाते हैं। इस पर एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है विसुवियस, ठीक है ना, विसुवियस, ठीक है ना। ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हमने बताया था कि ये भूमध्य सागर है। ये कौन सा सागर है? भूमध्य सागर है, यानी मेडिटेरियन सी है। अगर मेडिटेरियन सी की बात कर लें तो कई सारे द्वीप यहां मौजूद हैं। एक द्वीप आपको दिख रहा है, इस द्वीप को कहते हैं सर्डिनिया। ये सर्डिनिया द्वीप है जिस पर अधिकार इटली का है, और इसी से सटा हुआ एक द्वीप है कॉर्सिका, ठीक है ना। क्या नाम है? कॉर्सिका, जिस पर फ्रांस का अधिकार है। और इन दोनों के बीच में एक वाटर स्ट्रेट है, जल संधि है, जिसको हम लोग बेनिफिशियो की जल संधि कहते हैं, ठीक है ना। क्लियर। ये मैंने आप लोग को कल बताया था, ठीक है। तो पहले क्या? सर्डिनिया इटली, ठीक है ना, सर्डिनिया इटली और कॉर्सिका फ्रांस, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में कौन? बेनिफिशियो, बेनिफिशियो की जल संधि, ठीक है ना। क्लियर। आगे आइए, नेक्स्ट हमने बताया था कि यहां एक और द्वीप है जो पूछा जाता है माल्टा, पूछा जाता है माल्टा द्वीप जो है किस सागर में स्थित है? तो किसमें सागर में है? भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी में स्थित है, ठीक है ना। मैं जो भी चीज बता रहा हूं वो सारे एग्जामिनेशन क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। क्लियर। तेजी से ले चल रहे हैं। आप एक काम कर सकते हो कि भाई धीमा करके देखना रहेगा तो आपके पास वीडियोस तो मौजूद ही रहेंगी यूट्यूब पे,
ठीक है ना, आप उसे धीमा करके देख सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखिएगा यहां जो भी पॉइंट बताए जा रहे हैं सारे एग्जामिनेशन के पॉइंट हैं और सारे एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं। ठीक है ना, इस वजह से ध्यान से उसको सुनिए। ठीक है ना, सुन भी लेंगे और एक दो बार रिवाइज कर लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। लोकेशंस के आधार पर कभी भी ज्योग्राफी को रटना नहीं चाहिए कि आप ज्योग्राफी रट रहे हो कि माल्टा 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 कहां है, भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी में, ऐसा कुछ नहीं है। आपको लोकेशंस पता होनी चाहिए कि लोकेशन ये है। ठीक है ना, तो माल्टा है, माल्टा कहां है, आपका भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी में है। ठीक, उसके बाद हमने बताया था एक और देश है जिसको हम लोग कह रहे हैं मोनाको। ठीक है ना, ये फ्रांस से जुड़ा हुआ है मोनाको। और मोनाको जो है ये एक कसिनो है जिसका नाम है मोंटी कार्लो। ठीक है ना, कसिनो भारत में क्या है, टेक्सटाइल का ब्रांड है मोंटी कार्लो। ठीक है ना, लेकिन एक्चुअल में ये मोंटी कार्लो क्या है, मोंटी कार्लो एक कसिनो है, जुआ जहां खेला जाता है। ठीक है ना, तो कसिनो है, वर्ल्ड फेम का कसिनो है। ये कहां है, मोनाको में है, मोनाको फ्रांस में है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, और ये भी अगर सागर पूछा जाए तो सागर कौन सा है, मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर। ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, आगे यहां एक द्वीप समूह है। ठीक है ना, एक द्वीप समूह है जिसको हम लोग बैलियारिक कह रहे हैं। इस पे स्पेन का अधिकार है। किसका अधिकार है, स्पेन का अधिकार है, ये ध्यान में रखिएगा। आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है, मैच करने को आता है। ठीक है ना, कि माल्टा किस सागर में स्थित है, बालियारिक किस सागर में स्थित है। ठीक है ना, अब अधिकार की बात कर लें, कॉर्सिका पर किसका अधिकार, फ्रांस का। सर्डिनिया पे किसका अधिकार, इटली का अधिकार। ठीक है ना, मोनाको पर किसका अधिकार, फ्रांस का अधिकार। बालियारिक पे अधिकार किसका, स्पेन का अधिकार। ठीक है ना, तो ये किसमें है, ये उसी में है, भूमध्य सागर में है। ठीक है ना, तो बालियारिक द्वीप समूह ये कहां है, स्पेन में है, बालियारिक द्वीप समूह। ठीक है ना, क्लियर, इसे याद रखिएगा। अब हम लोग आ जाते हैं, हमने एक और बताया था इसमें क्या कि इसको, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, इतना पोर्शन, इसको हम लोग कहते हैं आइबेरिया पेनिनसुला, आइबेरिया प्रायद्वीप। ठीक है ना, आइबेरियन प्रायद्वीप ये है। और आइबेरियन प्रायद्वीप पे दो देश आते हैं, एक है हमारा पुर्तगाल और एक है हमारा कौन, स्पेन। एक हमारा पुर्तगाल और एक हमारा स्पेन। तो पूछा जाए आइबेरियन पेनिनसुला में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, तो कौन कौन से कंट्रीज आते हैं आपके, पुर्तगाल और स्पेन, पुर्तगाल और स्पेन, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, यहां एक चीज और जाननी है कि स्पेन और स्पेन के बाद जो है, ठीक है ना, अफ्रीका देश, अफ्रीका कंटिनेंट शुरू हो जा रहा है। ठीक है ना, यहां एक जल संधि है जिसको हम लोग जिब्राल्टर कहते हैं, एक शहर है जिसका नाम जिब्राल्टर है। और वहां ध्यान में रखिएगा कि ये जिब्राल्टर जल संधि यानी वाटर स्ट्रेट दो देशों के बीच है, स्पेन और मोरक्को के बीच। मोरक्को अफ्रीका का है और ये स्पेन कहां का है, यूरोप का है। ठीक है ना, और बीच में जिब्राल्टर है, उस जिब्राल्टर के नाम पे ही जिब्राल्टर जल संधि पड़ी है। और ये जिब्राल्टर शहर जो है उस पर अधिकार किसका है, उस पर अधिकार यूके का है, यूनाइटेड किंगडम का है। ठीक है ना, क्लियर, इसे ध्यान में रखिएगा। हमने कल आप लोग को यह भी बताया था कि मोरक्को फेमस है, इसलिए फेमस है, ऐतिहासिक रूप से फेमस है। ऐतिहासिक रूप से फेमस इस वजह से है कि यहां एक अफ्रीकी यात्री था, ठीक है ना, जिसको इब्ने बतूता कहते थे। क्या कहते थे, इब्ने बतूता कहते थे। मोरक्को को प्राचीन में हम लोग मूर देश कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मूर देश। ये इब्ने बतूता जो था मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। ठीक है ना, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। और चीन के दरबार में तोगन तिमूर शासक था, उसके दरबार में राजदूत बना करके भेजा था। इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था रहला। ठीक है ना, उस पुस्तक का नाम क्या था, रहला पुस्तक था। और रहला में भारतीय डाक प्रणाली के बारे में क्या किया गया है, विस्तृत वर्णन किया गया है।
ठीक है ना। तो ये रही बात इब्ने बतूता की, और इब्ने बतूता कहां का था? यही मोरक्को मूल देश का अफ्रीकी यात्री था। ठीक है ना, क्लियर, इसे याद रखिएगा। मोरक्को में एक चीज और फेमस है, हमने बताया है कि मोरक्को में एक पर्वत है जिसका नाम है एटलस पर्वत। ठीक है ना, एटलस पर्वत, एटलस पर्वत अफ्रीका के 3 देशों में है। ठीक है ना, एक अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को। अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट टॉबुकल है। क्या है? माउंट टॉबुकल। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, जो भी मैं बोल रहा हूं, ऑल दीज आर पॉइंट्स ऑफ एग्जामिनेशन, सारे एग्जामिनेशन प्रीलिम्स के पॉइंट्स है, ये याद रखिएगा। ठीक है ना, जितना ही इसको सुनेंगे, बार बार बोलेंगे, उतना ही क्या होगा? याद होगा। ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, आगे आते हैं। ये रही बात फ्रांस की, ये है फ्रांस। फ्रांस जो है 2 खाड़ियों से घिरा पड़ा है। ठीक है ना, अगर इस साइड में देखें तो यहां आपको दिख रहा है लॉयंस की खाड़ी। किसकी खाड़ी? लॉयंस की खाड़ी। लॉयंस की खाड़ी जो है भूमध्य सागर में है। और अटलांटिक सागर इधर देखेंगे तो यहां आपकी एक खाड़ी है जिसका नाम है क्या? बिस्के की खाड़ी। ठीक है ना, बिस्के की खाड़ी, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, यही आप देख रहे हो फ्रांस। फ्रांस में एक बोर्डो, ठीक है ना, बोर्डो करके बंदरगाह है, वो कहां है? बिस्के की खाड़ी पर, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, ये पूछा जाता है बोर्डो बंदरगाह। ठीक है ना, क्लियर। फ्रांस जो है वो यूनाइटेड किंगडम से अलग हुआ है थ्रू इंग्लिश चैनल। ठीक है ना, क्लियर। या आप ये कह सकते हो कि पूरा का पूरा ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है ना, यूरोप से अलग हुआ है। किसके थ्रू? इंग्लिश चैनल के थ्रू। ठीक है ना, पूछा जाता है इंग्लिश चैनल किसके किसके मध्य है, तो आप लिखोगे फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के बीच में आपका कौन है? इंग्लिश चैनल है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है ना, क्लियर। या ऐसे भी पूछ सकता है कि आपका ग्रेट ब्रिटेन, क्योंकि हमने बताया था यूके, यूके में 4 देश हैं। ठीक है ना, यूके में कितने देश हैं? 4 देश हैं। बेटा बताओ जरा, यूके में कौन कौन से देश हैं? यूके में कौन कौन से देश आते हैं? यूके, अच्छा यूके का मतलब क्या है? उत्तराखंड, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन से देश हैं बेटा? कौन कौन से देश हैं? इंग्लैंड और वेल्स और पीडीएफ आप लोग तक पहुंची थी? पहुंची थी ना। अब जब पहुंची थी तो पहला ही आपको यहां दिख रहा था यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन? ग्रेट ब्रिटेन प्लस नॉर्थ आयरलैंड। ठीक है, और ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से हैं? आपको स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। ठीक है ना, कौन कौन है? EWS, EWS। और यूनाइटेड किंगडम में कौन है? एन जुड़ जा रहा है, न्यूज में लिख लीजिए। N फॉर नॉर्थ आयरलैंड, E फॉर इंग्लैंड, W फॉर वेल्स और S फॉर स्कॉटलैंड। ये 4 आते हैं, किसमें आते हैं? आपके यूनाइटेड किंगडम में आते हैं। इसको यहां देखा जाए तो ये है, ये आयरलैंड है। और आयरलैंड का उत्तरी हिस्सा आप देखो इसी कलर का है, जिस कलर का ये यूनाइटेड किंगडम वाला दिखा रहा है, तो ये नॉर्थ आयरलैंड है। ठीक है ना, और इसी में इतने पार्टी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। और ये नॉर्थ आयरलैंड है।
जब नॉर्थ आयरलैंड ग्रेट ब्रिटेन से जुड़ जाता है तो यूके बनता है, यूनाइटेड किंगडम बनता है। ठीक है ना, क्लियर? तो ये ध्यान में रखिएगा, इसमें तीन हैं। एक है ई फॉर इंग्लैंड, डब्ल्यू फॉर वेल्स, एस फॉर स्कॉटलैंड, और यहां आपका नॉर्थ आयरलैंड न्यूज हो गया। न्यूज यानी समाचार। एन फॉर नॉर्थ आयरलैंड, ई फॉर इंग्लैंड, डब्ल्यू फॉर वेल्स, एस फॉर स्कॉटलैंड। तो आपके यूके में कौन हुए? न्यूज हुए। और ग्रेट ब्रिटेन में कौन हुए? EWS हुए। ये एब्रिविएशंस याद कीजिए, पूछा जा सकता है आपके इम्तिहान में, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? और नहीं पूछा जाए तो ये सब ऐसी चीजें हैं जिनको व्यावहारिक ज्ञान में भी उतारना चाहिए। कि आपसे दो लोग बात कर रहे हो कि हमारे फूफा जी गए थे इंग्लैंड, वेल्स गए थे। अब वेल्स गए थे, उनको पता ही नहीं है कि फूफा जी वेल्स गए थे, तो वेल्स है कहां? बस हवा में बोल दिया, हाँ हाँ अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है ना? तो ओवरऑल क्या, ये व्यवहारिक ज्ञान के लिए भी आपके अच्छा है कि कम से कम आप ज्योग्राफी तैयार करो, मैपिंग्स में पता चल जाए। ठीक है ना? कोई स्कीम आजकल भारत और अन्य देशों के साथ, ठीक है, यूनिवर्सिटी का कोलैबोरेशन चल रहा है। अभी डिकन्स यूनिवर्सिटी ने भारत में अपना कार्यालय खोला है, बच्चों को एडमिशन देगी, डिकन्स यूनिवर्सिटी पढ़ाएगी और बच्चों को सर्टिफिकेट मिलेगा किसका? डिकन्स यूनिवर्सिटी का। ठीक है, क्लियर? तो ऐसी कई यूनिवर्सिटियां हैं। अब आपको पता ही नहीं रहेगा कि ये वेल्स, मान लीजिए वेल्स ने कोई यूनिवर्सिटी खोल दी यहां, ठीक, कोई स्कॉलरशिप प्रोग्राम चल रहा है, अब आपको पता ही नहीं है कि ये है कहां। ठीक है ना? तो ये आपके एक व्यवहारिक ज्ञान के लिए भी ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमको कम से कम वर्ड का पता होना चाहिए। ठीक है ना? आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और कंपटीशन की तैयारी बड़ा लगन से होती है। ठीक है ना? और जब तक लगन नहीं दिखेगी तब तक कहां से तैयारी हो पाएगी? ठीक है ना? होल हार्टेडली सारी चीजें चलती है। ठीक है ना? क्लियर? तो थोड़ा सा समय है, इस समय का उपयोग कीजिए। ठीक है ना? हमारे कहने का यही मतलब है। ठीक, चलिए आइए देखिए। तो ये है हमारा क्या? यूनाइटेड किंगडम। इसको यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। यहां हमने कल एक और बताया था कि यहां एक डोवर स्ट्रेट है। कौन सा स्ट्रेट है? डोवर स्ट्रेट। ये डोवर स्ट्रेट अगर पूछा जाए तो डोवर स्ट्रेट, स्ट्रेट यानी जल संधि, दो जल राशियों को, वाटर बॉडीज को जोड़ता है। ठीक है ना? और स्थल संधि क्या करता है? दो स्थलों को जोड़ता है। ठीक है ना? क्लियर? जल संधि जल राशियों को जोड़ेगा, यानी दो वाटर बॉडीज को जोड़ेगा। तो ये डोवर जल संधि है, यानी स्ट्रेट है, इंग्लिश में स्ट्रेट कहते हैं। ठीक है ना? किसको जोड़ रहा है? उत्तरी सागर को जोड़ रहा है। किससे जोड़ रहा है? इंग्लिश चैनल से जोड़ रहा है। इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से डोवर जल संधि जोड़ रहा है। उत्तरी सागर के मुहाने पर, ठीक है ना, कुछ देश हैं जिनको हम लोग बेनेलक्स कंट्रीज कहते हैं। कौन कंट्रीज कहते हैं? बेनेलक्स कंट्रीज। बेनेलक्स कंट्रीज के बारे में मैंने आपको कल बताया था। बेनेलक्स कंट्री तीन देशों का समूह है। ठीक है ना? इनको कंट्री ऑफ लो लैंड कहा जाता है, यानी निम्न भूमि का देश कहा जाता है। ठीक है ना? निम्न भूमि का देश कहा जाता है। इसमें बेल्जियम है, नीदरलैंड है और लग्जमबर्ग है। अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि मैप देख करके आप खुद ही बता दो क्वेश्चन का उत्तर जो मैं पूछने जा रहा हूं कि उत्तरी सिरे मतलब उत्तरी सागर, ठीक है ना, नॉर्थ सी के, ठीक है ना, नॉर्थ सी के मुहाने पर कौन सी बेनेलक्स कंट्री नहीं है? नॉर्थ सी के मुहाने पर यानी उत्तरी सागर के मुहाने पर कौन सी बेनेलक्स कंट्री नहीं है? बेनेलक्स में कौन है? बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। ये रहा आपका नीदरलैंड, ये है बेल्जियम, और लग्जमबर्ग कहां है? यहां है। तो लग्जमबर्ग क्या उत्तरी सागर से टच कर रहा है? नहीं कर रहा है। ठीक है ना? तो ऐसे प्रश्न आ जाते हैं।
ठीक है ना। तो जब आप मैप तैयार किए रहोगे तो ऑटोमेटिकली ये चीजें तैयार रहेंगी। ठीक है ना, क्लियर कि लग्जमबर्ग जो है उत्तरी सागर से सीमा नहीं बनाता है। ठीक है ना, क्लियर। फिर आ जाइए, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, इनको हम लोग क्या कहते हैं, स्कैंडिनेवियन देश। ठीक है ना, स्कैंडिनेवियन देश में एक नॉर्वे आता है, एक स्वीडन आता है और एक फिनलैंड आता है। ठीक है ना। क्यों स्कैंडिनेवियन कंट्री कहते हैं, स्कैंडिनेवियन पर्वत पाया जाता है, पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे हमारे यहां मेघालय क्षेत्र में गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है ना, तो वहां जनजातियों का भी नाम क्या है, गारो जनजाति, खासी जनजाति और जयंतिया जनजाति। ठीक है ना। इसी तरह स्कैंडिनेवियन, भाई इंग्लिश नाम है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है। क्यों, क्योंकि ये पर्वत पाया जा रहा है कहां, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड में। लेकिन जनजातियां जो होती हैं वो माइग्रेटरी होती हैं। माइग्रेटरी का मतलब विस्थापन करने वाली होती है। ठीक है ना, एक जगह से दूसरे जगह जाती हैं। इस वजह से जनजातियां ज्यादा हैं, फैल गई। तो जनजातियों के आधार पर अगर स्कैंडिनेवियन कंट्री कहा जाए तो 5 हैं। पहला कौन, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। इसके नीचे आपको दिख रहा है यहां डेनमार्क, और एक दिख रहा है आपका क्या, कौन सा, आइसलैंड। ये 5 हैं स्कैंडिनेवियन। ये 5 कौन है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर। चलिए आगे आ जाइए। अच्छा एक चीज बताइएगा, जैसे आइसलैंड के बारे में कल मैंने एक तथ्य बताया था। तथ्य ये बताया था कि पूरे विश्व की सबसे उत्तरतम राजधानी वो कौन सी है, आइसलैंड की राजधानी रिक्याविक। रिक्याविक जो है ये पूरे विश्व में सबसे उत्तरतम राजधानी है, नॉर्थ राजधानी है, ये ध्यान में रखिएगा। इससे उत्तर में कोई नहीं है। ठीक है ना, क्लियर, ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात कर लें तो यहां है आपका डेनमार्क, और डेनमार्क भी एक पेनिनसुला टाइप का आपको दिख रहा है। किस तरह दिख रहा है, प्रायद्वीप टाइप का। ये किस प्रायद्वीप पर स्थित है, जूट प्रायद्वीप पर। ठीक है ना, हमने बताया था जूट पेनिनसुला। ठीक है ना, जूट पेनिनसुला। तो जूट पेनिनसुला पर कौन आधारित है, डेनमार्क। ये ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता है। ठीक है ना, जूट आइलैंड। आगे आइए, फिर हमने आपको बताया था यहां फ्रांस में कई पर्वत है। ठीक है ना, जो अलग अलग देशों से सीमा बनाता है। ठीक, फ्रांस में यहां एक पर्वत है, इसको हम लोग कहते हैं पेरिनीज पर्वत। कौन पर्वत कहते हैं, पेरिनीज। पेरिनीज पर्वत जो है वो फ्रांस और स्पेन के मध्य है। फ्रांस और स्पेन के मध्य है, ये ध्यान में रखिएगा। यहां एक देश भी है जिसको हम लोग कहते हैं अंडोरा। क्या कहते हैं, अंडोरा। ठीक है ना, अंडोरा देश है यहां। ठीक, इन दोनों के मध्य ये एक देश है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, इसकी बात अगर हम लोग कर लें, इटली की बात कर लें, तो यहां एक बॉर्डर है पर्वत का जिसको हम लोग आल्प्स पर्वत कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, आल्प्स पर्वत। उसके बाद स्विट्जरलैंड पे आ जाए तो स्विट्जरलैंड के पास भी एक पर्वत है यहां जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जूरा पर्वत। ठीक है ना, जूरा पर्वत। उसके बाद अगर हम लोग यहां आ जाएंगे तो यहां जर्मनी है, और जर्मनी के बाद एक पर्वत है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वासियस पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं, वासियस पर्वत कहते हैं। समझ में आया। ठीक, तो ओवरऑल ये 4 पर्वतों से घिरा हुआ देश है, ये आप देख लीजिए। ठीक है ना, क्लियर, ये समझ लीजिए। फिर उसके बाद है हमारा, सबसे पहले तो इन सब की राजधानी भी एक बार देख लीजिएगा। ठीक है ना, अब हम लोग आते हैं फैक्ट पर। किस पर, फैक्ट पर। ये सब सारी चीजें कल हम लोगों ने पढ़ी थी। ठीक है ना, अब फैक्ट पर आ जाते हैं, कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे इनफैक्ट यहां से पढ़ना था, कल मैंने बताया था। जैसे ये है मिलान शहर। मिलान जो है इटली में है। कहां है,
इटली में। मिलान एक शहर है, कहां है? इटली में। फैशन के लिए जाना जाता है मिलान, ठीक है ना। रेशमी वस्त्रों के लिए जाना जाता है और सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता है। सूती वस्त्र यानी कौन? कॉटन, ठीक है ना। कॉटन जो है हमारे यहाँ, कॉटन जो है वो सबसे ज्यादा कहां है? अहमदाबाद में। काली मिट्टी में होता है कॉटन, ठीक है ना। क्लियर? पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो फेमस है वो मैनचेस्टर है। मैनचेस्टर कहां है? ग्रेट ब्रिटेन। मैनचेस्टर कहां है? ग्रेट ब्रिटेन में। तो अगर नाम मैनचेस्टर कहीं भी आता है तो दैट वन इज रिलेटेड विथ किससे? कॉटन। कहीं भी आ जाए नाम मैनचेस्टर, ठीक है ना। तो मैनचेस्टर अगर नाम आया तो किससे संबंधित होगा? कॉटन से। कॉटन से संबंधित होगा। अब अगर पूछा जाए भारत का मैनचेस्टर कौन, तो आप क्या बोलोगे? अहमदाबाद। अहमदाबाद में कॉटन पाया जा रहा है तो मैनचेस्टर आया ना नाम। मैनचेस्टर एक शहर है, कहां शहर है? ग्रेट ब्रिटेन में है। वो कॉटन के लिए फेमस है, ठीक है ना। इसी वजह से नाम मैनचेस्टर आ गया, ठीक है ना। तो भारत का मैनचेस्टर कौन? अहमदाबाद। अहमदाबाद भी कॉटन के लिए। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयंबटूर, ठीक है ना। तो ये सब फेमस है किसके लिए? कॉटन के लिए। अब आओ, यहां क्या है? मिलान शहर जो है इटली का, उसको इटली का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है? इटली का मैनचेस्टर। इटली का मैनचेस्टर यानी वहां सूती वस्त्र ज्यादा हैं, फैशन टेक्नोलॉजी के लिए फेमस है ज्यादा। आगे आइए, हंगरी को गेहूं का स्टोर हाउस कहा जाता है। गेहूं का स्टोर हाउस। हमने बताया था हंगरी में कुछ मैदान पाए जाते हैं घास के, जिनको कहा जाता है पुस्ताज। कहा जाता है, ठीक है ना, पुस्ताज। कल मैंने घास के मैदान भी लिखवाए थे, ठीक है ना, कि हंगरी में पुस्ताज है। स्टेप्स जो है, स्टेपी कहां है? यूक्रेन में है, ठीक है ना। डाउन्स कहां है? ऑस्ट्रेलिया में है। वेल्स कहां है? दक्षिण अफ्रीका में है। पंपास कहां है? अर्जेंटीना में है। लानोज कहां है? वेनेजुएला में है, ठीक है ना। उसके अलावा कंपोज कहां है? ब्राजील में है। कैंटरबरी कहां है? न्यूजीलैंड में है, ठीक है ना। ये सारे मैंने लिखवाए थे कल, एकदम आप लोग को याद होना चाहिए ये सब, ठीक है ना। क्लियर? तो ये जो है, जो हंगरी का पुस्ताज है वो फेमस किसके लिए है? गेहूं का स्टोर हाउस का। वहां गेहूं की खेती ज्यादा होती है, ठीक है ना। दशाएं ऐसी बनती हैं, भाई गेहूं की खेती के लिए हमको क्या चाहिए? ठंडा क्षेत्र चाहिए। अब गेहूं किस समय होता है? ठंडे में होता है। और जिस साल ओला, ठीक है ना, और शीत ज्यादा पड़ जाए, गेहूं की फसल ज्यादा अच्छी होती है, सरसों की उतनी खराब हो जाती है, ठीक है ना। आप लोग पढ़े होंगे भाई, गांव वाले क्षेत्र से भी बिलोंग करते होंगे, इतना तो जानते ही होंगे, ठीक है ना। क्लियर? तो कहने का मतलब यही है कि वो ठंडा प्रदेश है, ठंडा प्रदेश है, जाहिर सी बात है वहां गेहूं की खेती अच्छी होती है, ये ध्यान में रखना है। आगे आइए, आगे क्या है? उत्तरी सागर में स्थित डागर बैंक और ग्रेट फिशर बैंक, ये मत्स्य उत्पादक क्षेत्र है। डांगर बैंक जान लीजिए कहां है। डांगर बैंक आपको दिखा देता हूं कि डांगर बैंक यहां है। ये आपका दिख रहा है उत्तरी सागर, ठीक है ना। और यही आपका डागर बैंक है इस जगह, ठीक है ना। क्लियर? डागर बैंक एक्चुअल में ऐसा क्षेत्र होता है, ठीक है ना, जो मत्स्य के लिए जाना जाता है, मत्स्य उत्पादन के लिए जाना जाता है। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा का मिलन हो रहा है। छिछला जल होता है और ना ज्यादा गर्म और ना ज्यादा ठंडा। ये अनुकूल दशाएं होती हैं मत्स्य पालन के लिए, ठीक है ना। तो डागर बैंक और ग्रैंड बैंक पाया जा रहा है, ये बैंक कहां है? बैंक यानी किनारा, तट का किनारा, ठीक है ना। बैंक का मतलब वो ना समझिएगा, ठीक है ना। हाँ, तो डागर बैंक है वो कहां है? उत्तरी सागर में है, ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और किसके लिए फेमस है? फेमस है हमारे किसके लिए? मत्स्य पालन के लिए। तो इसे याद रखिएगा, किसको? डागर बैंक और ग्रेट फिशर बैंक, ठीक। आगे आइए, कोपनहेगन।
कोपेनहेगन ये डेनमार्क की राजधानी है, ठीक है ना। कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। इसको बाल्टिक सागर की कुंजी के नाम से जाना जाता है, बाल्टिक सागर की कुंजी, ठीक है ना, क्लियर। और डेनमार्क एक्चुअल में देखा जाए तो डेयरी उत्पादों के लिए बहुत फेमस है, ठीक है ना। डेयरी प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं, जैसे प्रोसेसिंग के बाद जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है ना, डेयरी प्रोडक्ट, ठीक है ना, जैसे घी हो गया, ठीक है ना, और भी तमाम चीजें हो गई, ठीक। तो वो सब सारे प्रोडक्ट्स जो भी हैं डेयरी वाले, वो डेनमार्क जाना जाता है, ठीक है ना। आगे आइए, आपने सुना होगा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन? ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। वो भी डेनमार्क में ही आता है। उस पर भी किसका अधिकार? डेनमार्क का अधिकार है, यह ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे आइए। आइसलैंड, हमने आपको बताया था कि आइसलैंड उत्तर अटलांटिक महासागर में ध्रुवीय वृत्त के निकट एक द्वीपीय देश है, ठीक है ना। इसकी राजधानी हमने बताई थी कि रेकयाविक, ठीक है ना। ये विश्व की कैसी राजधानी है? उत्तरतम राजधानी है, सबसे उत्तर है, ठीक है ना। और यहां क्या होता है? यहां गल्फ धारा, गर्म गल्फ धारा है, गल्फ स्ट्रीम होती है, एक धारा है, ठीक है ना, अटलांटिक सागर में। इसके प्रभाव से सर्दी कम हो जाती है। यहां ध्रुव के नजदीक है। अब आप खुद सोचो, ध्रुव के नजदीक अगर होगा, पोल के नजदीक होगा, पोल पे ठंडी ज्यादा पाई जाती है, ठीक है ना। लेकिन गल्फ स्ट्रीम ने इसके प्रभाव को कम कर दिया, तो वहां ठंडी क्या हो जा रही है? कम हो जा रही है। अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु में लगातार कई सप्ताह तक रात में भी दिन का प्रकाश रहता है। मतलब आपको रहेगा रात, लेकिन प्रकाश दिन वाला रहेगा, सूर्य का प्रकाश रहेगा, ठीक है ना, क्लियर। इसमें क्या है? इसी कारण इस द्वीप को मध्य रात्रि के सूर्य का द्वीप कहा जाता है, ठीक है ना, क्लियर। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जाता है कि मध्य रात्रि के सूर्य का द्वीप किस देश को कहते हैं? तो किस देश को कहते हैं? और सूर्योदय का द्वीप किसको कहते हैं? सूर्योदय द्वीप, उसको निप्पोन भी कहते हैं। निप्पोन का मतलब ये होता है सूर्योदय का द्वीप। जापान, ठीक है ना, जापान जो है सबसे ईस्ट में माना जाता है, ठीक है ना। वहां सूर्य उग रहा है, इसी वजह से उसको सूर्योदय का द्वीप कहा जाता है, ठीक है ना। निप्पोन उसका नाम है। जापान का जो एक्चुअल निकनेम है वो क्या है? निप्पोन, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। उसका मतलब ये हो जाता है सूर्योदय का द्वीप, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, तो मध्य रात्रि के सूर्य का द्वीप आपका कौन हुआ? आइसलैंड। यहां रात्र में भी सूर्य का प्रकाश रहता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, नॉर्वे विश्व का सर्वाधिक, इसको छोड़ दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे आइए। लिक्टेनस्टीन जो है ये मध्य यूरोप में ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के बीच में है, ठीक है ना, क्लियर। ये डबल लैंड लॉक्ड है। सबसे पहली चीज है कि इसके बारे में जान लीजिए कि ये देश जो है, ये देश है किसके मध्य है? पूछा जाए तो ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के बीच है। आपको लोकेशन में दिखा देता हूं कि लोकेशन कहां है, ठीक। ये है, ये है ऑस्ट्रिया, ठीक है ना, और ऑस्ट्रिया, और ये है स्विट्जरलैंड, और ये है देश, ये छोटा सा, ठीक है ना, लिक्टेनस्टीन जो है। और ये देश, ये डबल लैंड लॉक्ड है। कैसा है? डबल लैंड लॉक्ड है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर। आपसे कई बार इम्तिहान में पूछा जाता है, यूरोप, ठीक, पूरे विश्व में 2 ही डबल लैंड लॉक्ड हैं, ठीक है ना, एक आपका ये और एक आपका उज्बेकिस्तान, ठीक है ना, डबल लैंड लॉक्ड है। तो ओवरऑल इन्हें आपको याद रखना है कि ये डबल लैंड लॉक्ड देश है,
ठीक है ना। डबल लैंड लॉक्ड का मतलब समझते हैं, दोहरा स्थल रुद्ध, मतलब समझिए, मान लीजिए एक देश है, इधर भी देश इधर भी देश, तो वो लैंड लॉक्ड हो गया, मतलब कोई भी वाटर बॉडी उसके आसपास नहीं है। लेकिन देश है, उसके बाद एक देश, फिर एक देश, डबल लैंड लॉक्ड है, डबल देश से घिरा हुआ है, बीच में है, मतलब 5 में तीसरा नंबर, 1 2 3 फिर 4 5, तो जो बीच वाला हुआ वो आपका क्या हो गया, डबल लैंड लॉक्ड हो गया। समझ रहे हैं? तो मतलब हर ओर से दो देश से क्या है, घिरा हुआ है, तो ये डबल लैंड लॉक्ड है। यहां किससे घिरा हुआ है, इस वजह से पूछा जाता है कि लिechtenstein जो है, ये देश जो है ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड से घिरा हुआ है, डबल लैंड लॉक्ड है। ठीक है ना, क्लियर? ये पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आगे आइए, नेक्स्ट, लिechtenstein। ठीक है ना, आगे आइए। उसके बाद जो है अंडोरा। अंडोरा मैंने आपको बताया था फ्रांस और स्पेन के बीच में एक कंट्री है, छोटा सा, वहीं एक पर्वत है, पिरेनीज पर्वत। ठीक है ना, तो मैंने आपको बताया था, देखिए अंडोरा देश फ्रांस और स्पेन के मध्य और पिरेनीज की घाटी में स्थित है, पिरेनीज पर्वत है, उसी की घाटी में स्थित है। ठीक, अब आगे आ जाइए, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी अभी मैंने जस्ट बताया था कि वेटिकन सिटी रोम विश्व का सबसे छोटा देश है, चाहे वो जनसंख्या में कहिए चाहे वो क्षेत्रफल में कहिए। ठीक है ना, क्लियर? चलिए आगे आ जाइए, माल्टा। माल्टा हमने आपको बताया था कि एक आइलैंड है माल्टा, ये कहां है, भूमध्य सागर में, सिसिली के दक्षिण में स्थित है। सिसिली आइलैंड भी बता दिया था कि सिसिली जो है उससे मेसिना जल संधि के द्वारा, मेसिनो जल संधि के द्वारा इटली से लगा हुआ है, मेसिना जल संधि। ठीक है ना, मेसिना स्ट्रेट के थ्रू। ठीक है ना, ये आप लोग को बता दिया। आगे आइए, मोनाको। मोनाको मैंने आपको बताया था कि मोनाको भूमध्य सागर में फ्रांसीसी क्षेत्र के अधीन एक इनक्लेव है। ठीक है ना, और मॉन्टी कार्लो यहां का एक प्रसिद्ध कसिनो है, मॉन्टी कार्लो। ठीक है ना, क्लियर? और यहां गन्ने की खेती होती है, चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, तो वहां गन्ने की आदर्श दशाएं पाई जाती हैं। आप देखो, गन्ने की खेती वहीं ज्यादा, सबसे ज्यादा होती है जहां चारों ओर समुद्र है। आप देख लो कहां, उधर हवाई द्वीप के पास, इंडोनेशिया में देख लो, आप यहां देख लो, चारों ओर से क्या है, सागर है। ठीक है ना, तो गन्ना वहां ज्यादा पाया जा रहा है। आगे आइए, ठीक है ना, तो गन्ने की खेती। आगे नेक्स्ट आ जाते हैं, अब दिया हुआ है और फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। यहां दिया हुआ है यूरोप की प्रमुख झीलें। ठीक है ना, सबसे पहले है एवरन झील। ठीक है ना, ये गलत लिख गया है, हालांकि ये सही फैक्ट है, लेकिन अफ्रीका का फैक्ट है। युगांडा कहां का देश है, अफ्रीका का। ठीक है ना, तो वहां एक झील है जिसको कहते हैं ओनकल झील। ये आप लोगों से सीधे इम्तिहान में नाम पूछे जाते हैं और जगह पूछी जाती है कि किस देश में झील स्थित है। ठीक है ना, क्लियर? झील जो है आपको 3 तरीके से पूछी जाती है, अगर झील वाले चैप्टर में आप पढ़ते हो तो। एक झील जो विश्व में होती है, एक झील जो भारत में है, और एक झील जो उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग कर रहे हो। आपके यूपी पीसीएस में 3 तरह की झीलें पूछी जाएंगी, एक विश्व पे, एक भारत की, और एक यूपी की। जैसे आपने सुना होगा रामगढ़ ताल। रामगढ़ ताल कहां है, गोरखपुर में है। बखीरा झील, बखीरा झील कहां है, कहां, बस्ती, खलीलाबाद है। ठीक है ना, ये बस्ती बोली सही है, लेकिन इनमें थोड़ा सा बढ़ा दे होती, इंप्लीमेंट कर दी होती बस्ती मंडल, तो सही हो जाता। क्योंकि खलीलाबाद किस में आता है, संत कबीर नगर, बस्ती मंडल में आता है। ठीक है ना, क्लियर? तो ये ध्यान में रखिएगा। एवरन झील जो है, एवरन ये इटली में है।
एवरन कहां है? इटली में। आगे आइए, लडोगा और ओनेगा, ये झील जो है ये रूस में है। ये सारे पूछे गए हैं, ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। ठीक, लडोगा झील कहां? रूस में। ओनेगा झील कहां? रूस में। और दोनों हिम निर्मित झील हैं। हिम निर्मित का मतलब समझ रहे हैं? हिम निर्मित का मतलब आइस ग्लेशियर्स से बनी झीलें हैं। ठीक है ना, क्लियर? आगे आइए, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर यूराल, कैस्पियन सागर जो है ये खारे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है, कल मैंने बताया था। ठीक है ना, और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन? भारत की है। विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी? लेक सुपीरियर, यूएसए। ठीक है ना, लेक सुपीरियर, यूएसए, कनाडा। ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। तो कैस्पियन सागर खारे पानी की झील है, ठीक है ना, विश्व की सबसे बड़ी। ठीक, यहां दो नदियां गिरती हैं, ये भी पूछा जाता है, एक है वोल्गा और एक है यूरल। ठीक है ना, एक है वोल्गा और एक है यूरल। एक है वोल्गा, एक है यूरल। आगे आइए, अरल सागर। अरल सागर बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इम्तिहान में पूछा गया है। अरल सागर मध्य एशिया के दो देशों के बीच स्थित झील है। ठीक है ना, एक है कजाकिस्तान और एक है उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक, इसमें दो नदियां गिरती हैं, एक है सर दरिया और एक है आमू दरिया। ठीक है ना, सर दरिया और आमू दरिया ये नदियां हैं जो किसमें गिरती हैं? अरल सागर में गिरती है। ठीक है, आगे आइए, आगे हमारी कॉन्स्टेंस झील जो है ये आपकी झील जर्मनी, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया तीनों के मिलन बिंदु पर है। ठीक है ना, तीनों देशों में आल्प्स पर्वत भी है और वहीं जो है झील नुमा है। ठीक है ना, उसी को कॉन्स्टेंस झील कहा जाता है। ये झील तीन देशों के मिलन बिंदु पर स्थित है। कौन? एक जर्मनी, एक स्विट्जरलैंड और एक ऑस्ट्रिया। ठीक है ना, क्लियर? सबसे बड़ी चीज यह है कि आल्प्स पर्वत भी इन तीनों देशों में पाया जाता है। इटली में भी पाया जाता है, जर्मनी में भी पाया जाता है, फ्रांस में भी है, स्विट्जरलैंड में भी है, ऑस्ट्रिया में भी है। ठीक है ना, आल्प्स पर्वत। ठीक, आगे आइए, आइसेल झील। आइसेल झील कहां है? नीदरलैंड में। ठीक है ना, उसके बाद आ जाइए लेडोजेस्कॉय और ओनेजेस्कॉय। आपको ये झील आप लोग पढ़ चुके हैं, कहां पढ़ चुके हैं? यहां पढ़ चुके हैं। देखो, ओनेगा, ओनेजेस्कॉय, लेडोगा, लेडोजेस्कॉय कहां है? रूस में है। देखिए, है कि नहीं है? ठीक है ना, क्लियर? वो उसी का इंप्लीमेंटेड नाम है। ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा, लेडोजेस्कॉय या लेडोगा, ओनेजेस्कॉय या ओनेगा। ठीक है ना, आगे आइए, वेनर्न झील और वेटर्न झील दोनों स्वीडन में स्थित हैं। हिम निर्मित झील है। ठीक है ना, आइस ग्लेशियर्स से बने हैं। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, वेटर्न और वेनर्न, दोनों स्वीडन में है। ठीक है ना, दोनों कहां है? स्वीडन में। फिर उसके बाद बालाटन झील, ये अभी हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा था, बालाटन झील। ठीक है ना, कहां है? हंगरी। हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। और हंगरी में कौन सा मैदान है घास का? अभी बताया था, पुस्टाज। ठीक है ना, और गेहूं की टोकरी हंगरी को ही तो कह रहे हैं, पुस्टाज। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। तो बालाटन झील कहां है? हंगरी। सब एक दूसरे से जोड़िए, वो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे आइए। अगला है फिनलैंड। फिनलैंड हजारों झीलों का देश कहलाता है।
फिनलैंड क्या कहलाता है? हजारों झीलों का देश, ये फिनलैंड कहलाता है। उसके बाद आइए अगला फैक्ट देखते हैं। यूरोप की पर्वत श्रेणियां, ठीक है ना, यूरोप की पर्वत श्रेणियां। अगर पर्वत की बात कर लें तो कुछ ही इंपॉर्टेंट है, सब नहीं पढ़ना है। दिया इतना है, याद हो जाता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है कम से कम उन्हें तो याद रखिएगा, उन्हें छोड़िएगा नहीं, जिसे मैं बता दूं, ठीक है ना। पहला, आप कैंटाब्रियन पर्वत पढ़ लेना, आइबेरियन प्रायद्वीप पर है स्पेन में, कैंटाब्रियन, ठीक है ना। कैंटाब्रियन पर्वत कहां है? स्पेन में, ठीक है ना, आइबेरियन प्रायद्वीप। समझ में आया? आगे आओ। दूसरा है पिरेनीज, अभी मैंने बताया था, स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर पर, ठीक। फिर आइए आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत ये फ्रांस और इटली की सीमा पर है, कल मैंने बताया था। और इसकी सर्वोच्च चोटी, ये कई बार पूछा गया है, माउंट ब्लैंक, ठीक है ना, माउंट ब्लैंक आल्प्स का है, ठीक है ना। उसके बाद आइए जूरा पर्वत, हमने कहा था फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में, देखिए दिया है कि नहीं, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में जूरा पर्वत, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए वास्जेस पर्वत। वास्जेस पर्वत फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। हमने आपको 4 बताए थे, फ्रांस और इटली के बीच में कौन सा पर्वत? आल्प्स पर्वत। फ्रांस और स्पेन के बीच में पिरेनीज पर्वत, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में जूरा पर्वत, और फ्रांस और जर्मनी के बीच में वास्जेस पर्वत। चारों यहां लिखे हुए हैं, आपके दिया हुआ है, ठीक। आगे आइए, अब दिया हुआ है ब्लैक फॉरेस्ट, ये जर्मनी में स्थित है, कई बार इम्तिहान में पूछा जा चुका है ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है ना, क्लियर। और ब्लैक फॉरेस्ट और वास्जेस पर्वत के भ्रंश से एक नदी निकलती है जिसको कहा जाता है क्या? राइन रिवर। और राइन के बारे में मैंने कल बताया था कि रिफ्ट वैली से बहने वाली नदी है, नर्मदा और किसके? ताप्ती के समतुल्य है। और तीसरी चीज ये बताई थी कि इसी के किनारे पर, मतलब ये नदी उत्तर सागर में गिरती है, नॉर्थ सी में, ठीक है ना, नीदरलैंड के पास। और एक बंदरगाह है जिसका नाम है रॉटरडम, वो विश्व का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है, विश्व का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है रॉटरडम, ठीक है ना, राइन नदी के मुहाने पर है, ठीक है ना। और राइन नदी जहां गिर रही है, कहां? उत्तरी सागर में, नीदरलैंड में, ठीक है ना। है? कहां? क्या चीज? क्या चीज? 9 नंबर ओनेजेस्कॉय, ये अभी उजेरा में स्थित है। उजेरा कंट्री है, वो शहर है उजेरा। हाँ, अवस्थित का मतलब लोकेटेड है, स्थित है। अब उसको शुद्ध में लिख लेते हैं अवस्थित, वही है, मतलब यहां स्थित है, ठीक है ना। हाँ, अवस्थित तो जानते होंगे, अवस्थित यानी लोकेटेड है, हो जाता है, हिंदी थोड़ी टिपिकल पड़ जाती है, ठीक है ना। हाँ, यही चीज है। अब जैसे एक बार था कि प्रश्न पूछा था कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक, ठीक है ना, की अध्यक्षता कौन करता है और बैठक को बुलाता कौन है? अब बुलाने पे जानते हैं, बुलाने पे ऑप्शन क्या पूछा था? आहूत करता है,
अब ये आहूत का मतलब कई लोग नहीं समझ पाए। आहूत का मतलब क्या होता है? बुलाना। आहूत का मतलब क्या है? बुलाना। ठीक है ना? तो संयुक्त बैठक दोनों की, ठीक, वो बुलाया जाता है। कितना आर्टिकल है? 108। उसके थ्रू बुलाया जा रहा है, और वो बुलाया जा रहा है तो कौन बुला रहा है? राष्ट्रपति बुला रहा है। ठीक, तो आहूत करना जो हो जा रहा है ना, वो आहूत करना, ठीक, आहूत यानी बुलाना। ठीक है ना? यहां होता है। तो कहीं कहीं लिखा रहेगा बुलाया, कौन बुलाता है, किस आर्टिकल के थ्रू आहूत किया जाता है, तो या बुलाया जाता है। अब बुलाना तो समझ में आया, आहूत करना, तो आहूत मतलब भी क्या हो जाता है? बुलाना। तो हिंदी थोड़ी टिपिकल पड़ जाती है। ठीक है ना? क्लियर? लेकिन जो बच्चे समीक्षा अधिकारी तरीकी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हिंदी आसान हो जाती है। भाई हिंदी पढ़ना पड़ता है, और यूपी के हर इम्तहान में तो हिंदी है। कौन सा इम्तहान है जो यूपी का जिसमें हिंदी नहीं है? बता दीजिए। हर अच्छे मतलब विभाग वाली नौकरियों में हिंदी जरूर है, इंग्लिश रहे ना रहे, लेकिन हिंदी जरूर है। समझ रहे हैं? तो हिंदी तो जरूर से तैयार कीजिए। हिंदी, यूपी, एनवायरमेंट, कंप्यूटर, ये चार चीज तो बढ़िया से तैयार कर लीजिए। ये कहीं जाने वाली नहीं है, ये आने ही वाली है, और 50 नंबर हो जाता है इतने में ही। ठीक है ना? चलिए आगे आते हैं। पेनाइन पर्वत। पेनाइन, अब यहां देख लीजिएगा, दो चीजें हैं, कंफ्यूज करेगा। एक है पेनाइन पर्वत, और पेनाइन में ए जोड़ दीजिए तो एपी9 हो जाता है। पिनाइन और एपी9, ठीक है ना? पिनाइन जो है वो इंग्लैंड में है, और एपी9 इटली में है। एपी9 पेनिनसुला मैंने बताया था ना, एपी9 पेनिनसुला पे ही इटली है। तो एपी9 पर्वत कहां? इटली। और पेनाइन कहां? इंग्लैंड। ये याद रखिएगा। ठीक है ना? तो यहां है पेनाइन पर्वत इंग्लैंड में। ठीक है ना? यहीं कहीं एपी9 भी होगा, देखिए खोजिए मिलेगा। ठीक है ना? एपी9, ये देखिए एपी9 यहां ही है। ये है पिनाइन और ये है एपी9 इटली। ठीक है? क्लियर? आगे आइए। डिनारिक आल्पस। जैसे आल्पस की हम लोग अगर बात कर लें, ठीक है ना, आल्पस की अगर हम लोग बात कर लें तो यहां कई सारे आल्पस हैं। ठीक है ना? एक है डिनारिक आल्पस। डिनारिक आल्पस क्या है कि क्रोएशिया, मॉन्टीनेग्रो और अल्बानिया। ठीक है ना? क्रोएशिया, मॉन्टीनेग्रो और अल्बानिया। अब मैं आपको दिखा दे रहा हूं, पहले ये देखिए। यहां ये है मॉन्टीनेग्रो, ये है क्रोएशिया, मॉन्टीनेग्रो और अल्बानिया। मतलब क्रोएशिया यहां तक आ रहा है, ये देखिए पतली धार है, ये यहां तक आया हुआ है। तो क्रोएशिया, मॉन्टीनेग्रो और अल्बानिया, मतलब ये यहां किनारे एक पर्वत श्रृंखला है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डिनारिक आल्पस कहते हैं। ठीक है ना? ये डिनारिक आल्पस है। डिनारिक आल्पस कहां है? यहां। अब आल्पस की बात कर लीजिए। आल्पस जो है, आल्पस आपके यहां है, इतने दूर में आल्पस है। फ्रांस में है, इटली में है, स्विट्जरलैंड में है, ऑस्ट्रिया में है, जर्मनी में है। ठीक है ना? ऐसे फैला हुआ है, ये आल्पस है। ये क्या है? आल्पस। आपको उसमें दिखाता हूं, इस वाले में यहां दिख जाएगा आपको आल्पस। ये देखिए यहां दिया हुआ है आल्पस, दिख रहा है आल्पस। ठीक? और डिनारिक आल्पस की अगर बात करें तो ये डिनारिक आल्पस है। ये आपका क्या है? क्रोएशिया, मॉन्टीनेग्रो और अल्बानिया। क्रोएशिया, मॉन्टीनेग्रो और अल्बानिया, इनमें फैला हुआ है, ये डिनारिक आल्पस है। इनके अलावा जो आल्पस मैंने आपको बताया कि करीब 9 देशों में विस्तारित है, लेकिन मुख्य मुख्य पूछे जाते हैं। एक है स्विट्जरलैंड,
एक है आपका इटली, एक है आपका ऑस्ट्रिया, एक है फ्रांस, ठीक है ना, जर्मनी। ये 5 तो आप याद रखो कि इनमें आल्पस है, ठीक है ना। सर्वाधिक विस्तार आपका स्विट्जरलैंड में आल्पस का है। और एक चीज और पूछा जाता है, जैसे दिनारिक आल्पस, आल्पस, एक पूछा जाता है स्विस आल्पस। स्विस आल्पस कहां है? तो स्विस आल्पस, जो आल्पस कहां है? स्विट्जरलैंड में, उसको हम लोग स्विस आल्पस कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्विस आल्पस कहते हैं। एक आल्पस और पूछा जाता है, वो पूछा जाता है साउथ आल्पस। लिख लीजिए, सब पूछे गए हैं। साउथ आल्पस, साउथ आल्पस, ठीक है ना। साउथ आल्पस कहां होगा? लिखिए न्यूजीलैंड, ठीक है ना। न्यूजीलैंड में साउथ आल्पस है। साउथ आल्पस कहां है? न्यूजीलैंड। अब सोचिए, आल्पस है आपका यूरोप में, सारे आल्पस, दिनारिक आल्पस, स्विस आल्पस, आपका आल्पस, ये सब कहां है? यूरोप में। लेकिन साउथ आल्पस कहां? न्यूजीलैंड में। क्योंकि न्यूजीलैंड दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। आप देखो वर्ल्ड का वो नक्शा है, वो वर्ल्ड का नक्शा है, उसमें आपको दिख रहा होगा ये ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के इधर देखोगे पीले कलर का, ये न्यूजीलैंड है सबसे किनारे। आप खुद देखो, वो उसकी राजधानी जो है वो विश्व की दक्षिणतम राजधानी है, वेलिंगटन। लिख लीजिए, जहां आप लोग आइसलैंड लिखे हो, आइसलैंड में क्या लिखे हो? आइसलैंड में लिखे हो कि विश्व की उत्तरतम राजधानी रिकयाविक, ठीक है ना। तो विश्व की दक्षिणतम राजधानी वेलिंगटन। वेलिंगटन किसकी राजधानी? न्यूजीलैंड की, ठीक है ना। लिखिए विश्व की दक्षिणतम राजधानी वेलिंगटन, ठीक है ना। विश्व की दक्षिणतम राजधानी वेलिंगटन। और वेलिंगटन कहां है? न्यूजीलैंड में। और न्यूजीलैंड क्योंकि दक्षिण में जा रहा है, इस वजह से वहां जो पर्वत है उसको दक्षिण आल्पस कह रहे हैं, ठीक है ना, साउथ आल्पस। समझ में आया? ठीक, क्योंकि जलवायु की समतुल्यता वहीं से है। ठंडा क्षेत्र वो भी है, ठंडा क्षेत्र वो भी है, ठीक है ना, क्लियर। लेकिन वो दक्षिणी गोलार्ध में है, इस वजह से उसको साउथ आल्पस कहा जा रहा है। तो साउथ आल्पस इसी वजह से कई बार इम्तिहान में पूछा जाता है कि साउथ आल्पस इज एस्टैब्लिश्ड। एस्टैब्लिश्ड यानी अब स्थित है कहां? न्यूजीलैंड में, ठीक है ना। दिनारिक आल्पस मैक में, मैक यानी मॉन्टीनेग्रो, अल्बानिया और क्रोशिया, ठीक है ना। ये आपको याद होने चाहिए, ठीक। स्विस आल्पस स्विट्जरलैंड में, आल्पस 9 देशों में है, ठीक है ना, क्लियर। तो ये सब याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब आगे आ जाइए नेक्स्ट। बाल्कन पर्वत बल्गारिया में है, इसे याद कर लीजिएगा, बुल्गारिया में, ठीक है ना। बाल्कन पर्वत कहां है? बुल्गारिया में। फिर आगे आ जाइए, यूरॉल, मैंने आपको बताया था यूरॉल पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करता है, ठीक है ना। तो कहां है आपका? यूरोप और एशिया के बॉर्डर पर। और यहां से एक नदी निकलती है यूरोन, यूरॉल से यूरोन, ठीक है ना। आगे आइए, हार्ज पर्वत, हार्ज पर्वत जर्मनी में है, ठीक है ना। हार्ज पर्वत, हार्ज पर्वत कहां है? जर्मनी में, ठीक है ना। जर्मनी में 2 पर्वत और है, मैंने आपको बता रखा है, ब्लैक फॉरेस्ट और वासजेस। ब्लैक फॉरेस्ट और वासजेस, इन दोनों के मध्य से राइन नदी निकलती है, जा रही है, ठीक है ना। एक और पर्वत हो गया वासजेस। फिर आइए, ये ग्रैम्पियन ओपियन छोड़ दीजिए, याद कर सके तो याद कर लीजिए, पता चले पूछ दे तो कहिएगा सर ने मना किया था, ऐसा नहीं है। तो याद कर सके तो याद कर लीजिए, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ग्रैम्पियन। मोरनी होनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है। माउंट वेसुवियस, हमने कहा था ज्वालामुखी पर्वत है। कैसा पर्वत है?
ज्वालामुखी पर्वत है और किस पर है? नेपल्स राज्य में है। नेपल्स इटली से सटा हुआ है, हमने बताया था, ठीक है ना, भूमध्य सागर में स्थित है। ठीक, उसके बाद स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली जो ये है इजिप्ट ज्वालामुखी शंकु का उदाहरण है, ठीक है ना। इसे लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी, यानी भूमध्य सागर का प्रकाश पुंज, ठीक है ना, प्रकाश पुंज कहा जाता है किसका? भूमध्य सागर का, ठीक है ना। किसको? माउंट स्ट्रैम्बोली को, ठीक है ना। अगले आइए, माउंट एटना, इसको भी मैंने बताया था ज्वालामुखी है, और ज्वालामुखी है तो जाहिर सी बात है सिसिली इटली में है। कहां है? सिसिली इटली में है, ज्वालामुखी पर्वत है। उसके बाद आपको ये बताया था काकेशस पर्वत, ये यूरोप और एशिया का बॉर्डर बनाता है, काकेशस, ठीक है ना। काकेशस राज्य 3 है जो 1991 में यूएसएसआर यानी सोवियत संघ से अलग हुआ था, विघटन के फलस्वरूप, ठीक है ना, जिसमें जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान आता है, ठीक है ना, ये मैंने बताया था। ठीक, इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रुस, जो कि यूरोप की सर्वोच्च चोटी है। पूछा जाए यूरोपियन कंटिनेंट का, यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन? तो माउंट एल्ब्रुस। किसकी है? काकेशस पर, ठीक है ना, माउंट काकेशस पर है। आगे आइए, स्कैंडिनेवियन पर्वत आप लोग जाने गए थे। स्कैंडिनेवियन देश कौन कौन से थे? फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे, वही 3 थे ना, पर्वत है। आगे आइए, पीलियन, ये यूनान में है, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, एक प्रश्न आता है, उत्तर प्रदेश पीसीएस में आता है, इसे याद कर लीजिएगा। कौन सी ज्वालामुखी का प्रकार, एक ज्वालामुखी का प्रकार भी पीलियन है। जब आप लोग वो पढ़ोगे, मेंस पढ़ोगे तो, लेकिन मेंस में नहीं, ये प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है कि कौन सा ज्वालामुखी का प्रकार सबसे खतरनाक होता है, सबसे विध्वंसकारी होता है। तो पीलियन प्रकार। कौन प्रकार? पीलियन प्रकार, ये याद रखिएगा, पीलियन, ठीक है ना, विध्वंसकारी ज्वालामुखी प्रकार है पीलियन, ठीक है ना। और पीलियन पर्वत आपका ग्रीस में है, ठीक है ना, क्लियर। तो ये पर्वत हो गए। अच्छा, ध्यान में रखिएगा कि जो जो मैं बोल रहा हूं, जैसा बोल रहा हूं, आप लोग एक बार जाकर के देख लीजिएगा, उसको एटलस लेकर के मैच करिएगा। आपके कम से कम कुछ नहीं, सैकड़ों सवाल तैयार हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि एक महाद्वीप से कम समझ लीजिए कि 300 से 400 सवाल बनते हैं, ठीक है ना, क्लियर। और जिसमें मैंने आपको करीब 150-200 तो बता ही दिया होगा, ठीक है ना, और अभी धीरे धीरे बाकी भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना, क्लियर। तो इसे याद रखिएगा। अब आगे है नेक्स्ट। अच्छा, ये जितने पर्वत मैंने बताए हैं, इस पर्वत को लोकेट कर लीजिएगा। ये पर्वत है, जैसे काकेशस श्रेणी। काकेशस आपको कहां दिखेगा? आपको यहां मैं कर दे रहा हूं, काकेशस आपको ये है, ये काकेशस है, यही बॉर्डर मैंने बताया था। और इधर आपका क्या था? यूरॉल पर्वत था, ऐसे यूरॉल आ रहा था, ठीक है ना, यूरॉल। ये कैस्पियन सागर है, और ये आपका काकेशस है, और ये काला सागर है, दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो मैप्स में हाथ एकदम चलना चाहिए कि हाँ यार ये यहां है, ठीक है ना। आप क्या करो, देखो अपने मोबाइल पे 6 से 7 फोटो किसकी? कंटिनेंट्स की आप रखो, ठीक है ना, क्लियर। और उसे बार बार देखो कि कौन कहां है। 2-3 लोग आप लोग ग्रुप बना लो, उसमें जैसे लोग अंताक्षरी पहले नहीं खेलते थे, या बैठ करके लूडो खेल रहे हैं, तो हम तो कह रहे हैं ये आप ये करो ना कि ये बताओ हार्जी पर्वत कहां है, दिखाओ इसमें। आप बताओगे नहीं, यहां जर्मनी में है हार्जी पर्वत। ब्लैक फॉरेस्ट कहां है? जर्मनी में है। वाजेस कहां है? जर्मनी में है, ठीक है ना। ग्रैम्पियन पर्वत कहां है? स्कॉटलैंड में है, ठीक है ना। पेनाइन कहां है? इंग्लैंड में। एपीनाइन कहां है? इटली में है। तो आप बार बार जब उसको आप देखोगे, करोगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होता जाएगा? याद होता जाएगा। ये सुनने पर है, देखने पर है, रट करके चीजें नहीं याद होंगी, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है। अब आ जाओ, जैसे कार्पेथियन हमने नहीं इंपॉर्टेंट बताया था, बाल्कन आपको बताया था, ठीक है ना। बाल्कन आपका बल्गारिया में है, ठीक, बल्गारिया इसी साइड में है।
इधर इस, ठीक। उसके बाद आइए, इसमें सारे जितने हैं इसको क्या करिएगा कि एक बार यहां इसके थ्रू मैच कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसी वजह से ये दिए जाते हैं, ठीक है ना, क्लियर। अभी जल संधियां हम लोग देखेंगे और नदियां देखेंगे और बाकी चीजें भी देखेंगे, ठीक है ना। थोड़ा ब्रेक कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बोलते बोलते, ठीक।